आज की इस क्लास में हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड अलग अलग अप्रोचेज पढ़ेंगे। देखिए, मैक्रो इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करते हैं तो मैक्रो इकोनॉमिक्स की चार अप्रोच हैं। पहली अप्रोच है क्लासिकल अप्रोच, दूसरी अप्रोच है केन्सियन अप्रोच और तीसरी अप्रोच है न्यू क्लासिकल अप्रोच और जो चौथी अप्रोच है वो न्यू केन्सियन अप्रोच। इन चारों अप्रोचेज को हम आज की क्लास में एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग क्लासिकल अप्रोच को पढ़ते हैं। तो अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो यहाँ पर मैं कुछ बड़े क्लासिकल इकोनॉमिस्ट के नाम दे रहा हूँ, वो नाम आप नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट मत लेना अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में बहुत छोटी छोटी बातें दिमाग में रोकनी होती हैं, लिखने से चीजें दिमाग में रुक जाती हैं। तो ये कुछ बड़े इकोनॉमिस्ट के नाम है जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हैं। अब बात करते हैं क्लासिकल इकोनॉमिस्ट कौन है और क्लासिकल अप्रोच क्या है। तो देखिए, इकोनॉमिक्स में की जब हम बात करते हैं, बेसिकली मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, तो किस नाम आपने कभी ना कभी पढ़ा होगा, आपने कभी ना कभी सुना होगा। तो बेसिकली मैक्रो इकोनॉमिक्स की जब हम थ्योरी की बात करते हैं तो जो बड़े लेवल पे उसकी स्टडी स्टार्ट हुई वो केन्स से स्टार्ट हुई। अब केन्स से पहले की जो भी इकोनॉमिक थ्योरी है, मैक्रो इकोनॉमिक्स की जो थ्योरी है, उसको हम लोग क्लासिकल अप्रोच कहते हैं या फिर क्लासिकल थ्योरी कहते हैं या फिर क्लासिकल थॉट कहते हैं। अब किन से पहले जितने भी इकोनॉमिस्ट थे जो मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी कर रहे थे, तो उन सभी इकोनॉमिस्ट को हम लोग क्लासिकल इकोनॉमिस्ट की कैटेगरी में डालते हैं। मोटी बात आपको ध्यान ये रखनी है कि किन से पहले की मैक्रो इकोनॉमिक्स की जो थ्योरी थी उसको हम लोग क्लासिकल अप्रोच कहते हैं और किन से पहले के जो इकोनॉमिस्ट थे उन लोगों को हम लोग बोलते हैं क्लासिकल इकोनॉमिस्ट। कुछ क्लासिकल इकोनॉमिस्ट के मैंने आपको नाम बता दिए हैं। अब जो क्लासिकल अप्रोच है वो इन छह बातों को के इर्द गिर्द घूमती है, वो इन छह बातों पे फोकस करती है। वो छह बातें क्या हैं? पहली बात ये है कि इनका ये कहना है कि सप्लाई कर्व वर्टिकल होता है और मैक्रो इकोनॉमिक्स में आपको पता है सारी चीजें एग्रीगेट लेवल पे पढ़ी जाती हैं। तो हमारा जो एग्रीगेट सप्लाई कर्व है वो वर्टिकल होगा कुछ इस तरह से, और इसके बारे में अभी थोड़ी देर में डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहली बात तो ये, इनके अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू क्लासिकल अप्रोच एग्रीगेट सप्लाई कर्व वर्टिकल होता है। दूसरी बात, इकोनॉमी कैसी होती है? तो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ये कहते हैं कि जो इकोनॉमी है वो लेजिस फेयर होनी चाहिए। लेजिस फेयर का मतलब होता है कंट्री में मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स के केस में गवर्नमेंट कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगी। कहने का मतलब यह है जो मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स होते हैं हमारे, मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स, उनके डिटरमिनेशन में गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होना चाहिए। ये सारे के सारे मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल डिटरमाइन होंगे मार्केट से। इनका डिटरमिनेशन कैसे होगा? मार्केट से। अब बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स वो इकोनॉमिक वेरिएबल्स होते हैं जिनका रिलेशन पूरी कंट्री से होता है और जो पूरी कंट्री पे इंपैक्ट डालते हैं। जैसे आउटपुट, आप इसे जीडीपी भी कह सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट और वेजेस। इन्फ्लेशन होता है और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, मनी सप्लाई, बट यहां पर मैंने कुछ ही एग्जांपल दे दिए हैं। तो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ये कहते हैं कि इकोनॉमी लेजिस फेयर होनी चाहिए और लेजिस फेयर का मतलब आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट और वेजेस मार्केट डिटरमाइन करेगी। इनको डिटरमाइन में गवर्नमेंट को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, गवर्नमेंट को इन सब चीजों से अलग रहना चाहिए। अगली चीज जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट कहते हैं वो है फ्लेक्सिबिलिटी। अब फ्लेक्सिबिलिटी को हम बहुत अच्छे से समझेंगे, आप पहले से नोट कर लीजिए। देखिए, ये क्वांटिटी है, ये प्राइस है और ये आपका वर्टिकल एग्रीगेट सप्लाई कर्व है, ठीक है। आपको पता है ये एग्रीगेट डिमांड कर्व ऐसे डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है और ये हो गया आपका इक्विलिब्रियम लेवल। इसको हम मान लेते हैं P1, इसको मान लेते हैं E1। अब फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या है? क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ये कहते हैं प्राइस और वेजेस आर फुली फ्लेक्सिबल। प्राइस एंड वेजेस आर फुल्ली फ्लेक्सिबल। फुल्ली फ्लेक्सिबल का मतलब है प्राइस और वेजेस तुरंत एडजस्ट हो जाते हैं। अगर प्राइस को बढ़ने की जरूरत होती है तो तुरंत बढ़ जाता है, प्राइस को घटने की जरूरत होती है तुरंत घट जाता है, ऐसे ही वेज रेट भी तुरंत बढ़ जाती है तुरंत घट जाती है। अब यहाँ पे तुरंत बढ़ने और तुरंत घटने का क्या मतलब है, ये बात भी आपको समझ लेनी चाहिए।
देख, ये इक्विलिब्रियम है। अब हम ये मानते हैं कि इकोनॉमी में किसी वजह से एग्रीगेट डिमांड घट गई है। कारण की हमें बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बेसिकली अभी हम मैक्रो इकोनॉमिक्स को डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं, हम तो सिर्फ अप्रोचेज पढ़ रहे हैं। आगे कारण की बात करेंगे आगे के चैप्टर्स में। तो एग्रीगेट डिमांड कर भी 1 था और ये घट के हो गया फॉर एग्जांपल AD 0। तो आपको पता है इक्विलिब्रियम एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड जिस पॉइंट पर इक्वल होते हैं वहां से निकलता है। तो पहले एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इस पॉइंट पर इक्वल थे, अब इस पॉइंट पर इक्वल हो गए और इस पॉइंट को हम मान लेते हैं E0 और प्राइस हो गया है P0। ये हमारा आउटपुट लेवल था, इसको हम Q स्टार नाम दे देते हैं। अब क्या हुआ है, हुआ ये कि जब एग्रीगेट डिमांड घट गई तो एग्रीगेट डिमांड घटने की वजह से लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर गई और लेफ्टवर्ड शिफ्ट करने की वजह से हमारा जो इक्विलिब्रियम पॉइंट था वो कहां पर आ गया, E0 पर आ गया। और इक्विलिब्रियम पॉइंट E0 पे आने से क्या हुआ, दो इंपैक्ट हुए, ध्यान देना। आपका प्राइस तो घट गया, पर प्राइस घटा लेकिन आउटपुट पे कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ा, तो इसमें हुआ नो चेंज। जब इस तरह के चेंजेस होते हैं कि एग्रीगेट डिमांड घटने की वजह से तुरंत प्राइस घट जाए, तुरंत बहुत तेजी से घट जाए और उसका आउटपुट पे कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़े, इस सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं फुल्ली फ्लेक्सिबिलिटी। तो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ये कहते हैं प्राइस फुल्ली फ्लेक्सिबल होता है। अगर एग्रीगेट डिमांड घट जाती है तो तुरंत प्राइस घट जाएगा, बट उसका आउटपुट पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है, प्राइस घटता है आउटपुट पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता है। ऐसे ही अगर एग्रीगेट डिमांड आपकी बढ़ जाती है तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ने की वजह से अभी AD2 हो गया है और इक्विलिब्रियम आपका यहां पर आ गया और आपका प्राइस क्या हो गया, प्राइस भी बढ़ गया। तो अगर इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाती है तो क्या होगा, प्राइस बढ़ जाएगा बट आउटपुट पे अगेन कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। तो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का जो कंक्लूजन था वो ये था कि एग्रीगेट डिमांड का इंपैक्ट सिर्फ प्राइस पे पड़ता है, क्वांटिटी पे नहीं पड़ता है। पहले इंपॉर्टेंट बात, ठीक है, आप नोट कर लीजिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ये कहते हैं कि इकोनॉमी में कभी भी अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होता है, नो अनएम्प्लॉयमेंट। अब ऐसा ये क्यों कहते हैं कि इकोनॉमी में कभी भी कोई भी अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होता है, इकोनॉमी हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट पे होती है, तो इसको भी समझते हैं। इसके पीछे इनका जो तर्क है वो ये है कि जो हमारी वेज रेट होती है वो फुली फ्लेक्सिबल होती है। फुली फ्लेक्सिबल वेज रेट का क्या कंक्लूजन है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब होता है अगर कोई आदमी बेरोजगार है, बेरोजगार है तो बेचारा दुखी होगा। अगर कोई आदमी बेरोजगार है तो वो क्या होगा, वो प्रोड्यूसर्स यानी कि फर्म के पास जाएगा और इस फर्म से कहेगा कि आप मुझे काम दे दो। ये कहेगा मैं तुम्हें काम क्यों दूं, मेरे को जितने लोगों की जरूरत है वो सारे लोग मेरे पास हैं। तो ये से कहेगा आप एक काम करो, आप कितनी सैलरी देते हो जो आपके पास है पर मंथ, ये कहेगा मैं उसको फॉर एग्जांपल 10 रुपीज देता हूँ। ये छोटा एग्जांपल ले लेते हैं चीजों को अच्छे से समझने के लिए। तो ये कहेगा ठीक है मैं 10 रुपए से कम पे काम करने को तैयार हूँ। अब यहाँ पर एक बात और हम लोग ये मान लेते हैं ये भी उतना ही एफिशिएंट है जितनी एफिशिएंट लेबर इसके पास है। तो क्लासिकल अप्रोच क्या कहती है, तो क्या वेज रेट घट जाएगी और सब लोगों को रोजगार मिल जाएगा, जो भी कम वेज रेट पे काम करना चाहता है उन सबको काम मिल जाएगा। ये कहती है क्लासिकल अप्रोच। क्लासिकल अप्रोच के अकॉर्डिंग कोई भी अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होता है। जैसे ही अनएम्प्लॉयमेंट होगा, कोई आदमी बेरोजगार होगा तो वो कम वेज रेट ऑफर करेगा और फर्म उसको काम दे देगी, इस तरह से अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हो जाएगा। ये हो गई 5 इंपॉर्टेंट बातें क्लासिकल इकोनॉमिक्स जो कहते हैं। अब हम बात करते हैं छठी और लास्ट बात की जो क्लासिकल अप्रोच कहती है। क्लासिकल अप्रोच ये कहती है डाइकोटोमी बिटवीन रियल एंड नॉमिनल वेरिएबल्स। डाइकोटोमी का मतलब होता है विरोधाभास, और रियल और नॉमिनल वेरिएबल्स में विरोधाभास होता है। इस लाइन का क्या मतलब है, इस लाइन का मतलब ये है
क्लासिकल इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग अगर हम कंट्री में, हम मतलब सेंट्रल बैंक, जैसे हमारी कंट्री में आरबीआई है, वो मनी की सप्लाई को बढ़ा देता है, वो मनी की सप्लाई को बढ़ा देता है, तो इनके अकॉर्डिंग प्राइस तो बढ़ जाएगा, बट आउटपुट क्वांटिटी पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, ये नो चेंज की सिचुएशन में रहेगी, और वेजेस बढ़ जाएगी। तो जो वेजेस है और प्राइस है ये नॉमिनल वेरिएबल्स हैं। ये कैसे वेरिएबल्स हैं? ये हैं आपके नॉमिनल वेरिएबल्स, ठीक है। तो मनी सप्लाई बढ़ने का इंपैक्ट किस पे पड़ा? नॉमिनल वेरिएबल्स पे पड़ा, इस पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा। आउटपुट आपका होता है रियल वेरिएबल्स। और इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट भी आपका रियल वेरिएबल होता है। तो मनी सप्लाई का इंपैक्ट प्राइस पे पड़ेगा, वेज पे पड़ेगा, एम्प्लॉयमेंट पे नहीं पड़ेगा, इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। और रियल वेरिएबल्स यानी कि क्वांटिटी पे भी नहीं पड़ेगा, क्वांटिटी और एम्प्लॉयमेंट रियल वेरिएबल्स हैं। तो ये 6 इंपॉर्टेंट बातें थी जो क्लासिकल अप्रोच से बिलोंग करती हैं। अब क्लासिकल अप्रोच में जो सबसे इंपॉर्टेंट नाम आता है वह एक इकोनॉमिस्ट थे, जेबी से। इनका कहना यह था कि कोई भी आदमी इकोनॉमिक्स में अनएम्प्लॉयड नहीं होता है, यानी कोई बेरोजगार नहीं होती है, क्योंकि अगर कोई भी सप्लाई करेगा तो उसको कोई ना कोई उसकी डिमांड कर लेगा। तो जेबी से के अकॉर्डिंग सप्लाई क्रिएट्स इट्स ऑन डिमांड, सप्लाई अपनी डिमांड कर लेती है। अगर बाजार में मैं अपनी सर्विस ऑफर करूंगा, उसकी सप्लाई करूंगा, तो कोई ना कोई इसकी डिमांड कर लेगा और मैं बेरोजगार नहीं रहूंगा। ऐसे ही अगर कोई सामान बनाएगा, कोई गुड्स या कोई भी चीज बनाएगा, उसकी सप्लाई करेगा, तो उसकी भी डिमांड क्रिएट हो जाएगी और वो चीज बिक जाएगी। तो इनके अकॉर्डिंग कोई अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होता है। बट इनकी ये बात गलत प्रूव हुई। एक अमेरिका में आप सबको पता होगा कि ग्रेट डिप्रेशन आया। अब देखिए अमेरिका में 1929 से लेकर 1934 तक ग्रेट डिप्रेशन आया। ग्रेट डिप्रेशन एक ऐसी सिचुएशन थी जहां पर अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा बढ़ गया था, एम्प्लॉयमेंट बहुत कम हो गया था, प्राइस लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया था, डिमांड बहुत ज्यादा कम हो गई थी। कुल मिला के अमेरिका में की जो इकोनॉमी थी वो बहुत ही खस्ता हालत से गुजर रही थी, बहुत ज्यादा बेरोजगारी हो गई थी। तो क्लासिकल अप्रोच जो थी, क्लासिकल अप्रोच तो ये कहती है कोई अनएम्प्लॉयमेंट होता ही नहीं है, बट वहां पर बहुत सारा अनएम्प्लॉयमेंट था। तो क्लासिकल अप्रोच वहां पर फेल हो गई। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट उस केस में ग्रेट डिप्रेशन की वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा था, बहुत ज्यादा बढ़ भी चुका था, और जो एग्रीगेट डिमांड कम हो गई थी वो उसको जस्टिफाई नहीं कर पाई किसी रीजन को देकर। तो उस टाइम क्या हुआ, केन्स की एक बुक आई 1936 में, थ्योरी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। और इस बुक में ये कहा गया कि कंट्री में जो डिप्रेशन है, उन्होंने डिप्रेशन का रीजन दे दिया। ग्रेट डिप्रेशन का उन्होंने क्या रीजन दिया? रीजन ये कहा कि जो एग्रीगेट डिमांड है वो इनएडिक्वेट है, यानी कि कंट्री में जितनी एग्रीगेट डिमांड होनी चाहिए उतनी एग्रीगेट डिमांड नहीं है। और डिमांड क्योंकि घट गई है, तो अब जो फार्म है वो नया प्रोडक्शन नहीं कर रही है। नया प्रोडक्शन नहीं कर पाने की वजह से वहां पर जो ऑलरेडी लोग हैं, वो खाली बैठे हुए काम करने वाले वर्कर काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए फर्म धीरे धीरे वर्कर्स को निकाल रही है और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। अब ये तो हुआ ग्रेट डिप्रेशन का कारण। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? तो केन्स ने कहा था भाई गवर्नमेंट को आना चाहिए, गवर्नमेंट को आके इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, और अगर गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट करेगी तो डिमांड बढ़ेगी। तो क्या होगा? डिमांड बढ़ेगी। और केन्स ने यह भी कहा था कि जो डिमांड होती है, डिमांड क्रिएट्स इट्स ऑन सप्लाई, जो डिमांड होती है वो अपनी सप्लाई को अपने आप क्रिएट कर देती है। जबकि जो क्लासिकल थ्योरी थी वो ये कहती थी कि सप्लाई डिमांड को अपने आप क्रिएट कर लेती है। किन से कहते हैं? डिमांड सप्लाई को अपने आप क्रिएट कर लेती है।
और ग्रेट डिप्रेशन को ठीक करने के लिए गवर्नमेंट की जरूरत है। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ये कहते थे कि गवर्नमेंट की कोई जरूरत नहीं थी। बेसिकली क्लासिकल इकोनॉमिस्ट यहाँ बुरी तरह से फेल हो गए थे। तो ये तो मैंने आपको किन्स इकोनॉमिस्ट के बारे में ऊपर ऊपर से बता दिया है। अब जो किन्स की जो थ्योरी है उसको के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हम लोग समझ लेते हैं। अब देखिए केन्स की जो अप्रोच है उसके बारे में आपको क्या क्या बातें ध्यान रखनी है। ये जो चार अप्रोच है इन बातों को अच्छे से दिमाग में डाल लेना, क्योंकि जब भी आप मैक्रो इकोनॉमिक्स आगे पढ़ोगे तो कभी किसी का पॉइंट आ जाएगा, कभी किसी के अप्रोच, कभी किसी के अप्रोच में कंफ्यूजन क्रिएट होते हैं। तो ये क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए अकॉर्डिंग टू किन्स एग्रीगेट सप्लाई का वर्टिकल नहीं होता है, हॉरिजॉन्टल होता है या फिर अपवर्ड होता है। तो इनके अकॉर्डिंग एग्रीगेट सप्लाई कर्व या तो ऐसे होगा या फिर एग्रीगेट सप्लाई कर्व ऐसे होगा अपवर्ड। ये आपकी क्वांटिटी है, ये आपका प्राइस है, ये आपकी क्वांटिटी है, ये आपका प्राइस है। दूसरी बात, जो इकोनॉमी है वहां पे गवर्नमेंट की जरूरत होती है, जबकि क्लासिकल थ्योरी ये कहती है कि गवर्नमेंट की कोई जरूरत नहीं है मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स के डिटर्मिनेशन में। तीसरी बात, ये फ्लेक्सिबिलिटी को खारिज करते हैं। इनके अकॉर्डिंग फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, रिजिडिटीज होती है। रिजिडिटीज का मतलब होता है जब किसी चीज में चेंज नहीं हो रहा होता है जितना होना चाहिए, तो उसको बोलते हैं, सिचुएशन को बोलते हैं रिजिडिटीज। तो इनके अकॉर्डिंग प्राइस उतनी जल्दी चेंज नहीं होता है जैसे कि क्लासिकल थ्योरी में बताया गया था, और वेजेस भी उतनी जल्दी चेंज नहीं होती हैं जैसे कि क्लासिकल थ्योरी में बताया गया था। वेज में और प्राइस में रिजिडिटी की सिचुएशन पाई जाती है। अब पूरी जो किन्स की थ्योरी है वो इस चीज पर डिपेंड करती है। इस चीज को आपको बहुत अच्छे से समझना होगा। ये क्या है, देखिए इसका मतलब ये है, एक ही व्यक्ति है और फॉर एग्जांपल ये अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन से गुजर रहा है, यानी कि ये अनएम्प्लॉयड है। अब ये फर्म के पास जाता है, फर्म से कहता है मुझे कम वेज रेट पर काम दे दो, बट मुझे काम दे दो। इसने अपनी जो वेज रेट थी वो घटा दी, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, फर्म वेज रेट को नहीं घटा पाएगी, वेज में रिजिडिटीज है, वेज नहीं घट पाएगी। वेज क्यों नहीं घट पाएगी, इसका भी कारण दिया किसने कहा, क्योंकि कुछ नियम होते हैं, कानून होते हैं, लॉ होते हैं। आपको पता है मिनिमम वेज लॉ होता है, हमारे इंडिया में भी होता है, हर स्टेट में मिनिमम वेज लॉ। उससे कम वेज देना गैर कानूनी होता है। इसके अलावा अगर वेज रेट को घटा दोगे तो लेबर यूनियन होती है, ट्रेड यूनियन होती है, वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगी, और मिनिमम वेज लॉ की वजह से हम लोग वेज को कम नहीं कर पाएंगे। तो हुआ क्या, इसने वेज तो कम करी, बट उसके बाद भी फर्म इस कम वेज को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी। फर्म ने कम वेज एक्सेप्ट नहीं करी, इस वजह से क्या हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, ये आदमी हो गया अनएम्प्लॉयड। मान लीजिए कि ये हम लोग लेबर डिमांड लेबर सप्लाई को थोड़ा सा समझते हैं, जिससे ये कंसेप्ट आपको और क्लियर हो जाए। मान लीजिए कि ये लेबर की डिमांड है और ये लेबर की सप्लाई है। यहाँ पर इक्विलिब्रियम हो गया, ये इक्विलिब्रियम वेज रेट है, और ये हो गई आपकी इक्विलिब्रियम लेबर की क्वांटिटी, ठीक है। ये क्वांटिटी भी है लेबर की, बट मार्केट में अगर ये वेज रेट है तो इक्विलिब्रियम होगा, अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन नहीं होगी। बट किन्स क्या कहते हैं, किन्स ये कहते हैं कि मार्केट में जो वेज रेट है वो ज्यादा है, किसकी वजह से, मिनिमम वेज लॉ की वजह से। आप लोगों ने माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी एनसीईआरटी की, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स जो एनसीईआरटी की है, इंट्रोडक्टरी एनसीईआरटी माइक्रो इकोनॉमिक्स, उसमें ये बताया भी गया है कि जो गवर्नमेंट होती है मिनिमम वेज लॉ हमेशा इक्विलिब्रियम वेज लॉ से ऊपर डिटरमाइन करती है। अगर आपने पढ़ा है, आपको याद है तो ठीक है, नहीं पढ़ा है तो अब समझ लो। गवर्नमेंट मिनिमम वेज लॉ जो भी डिसाइड करती है वो डिसाइड करती है इक्विलिब्रियम वेज रेट से ऊपर, और जब मिनिमम वेज लॉ इक्विलिब्रियम वेज रेट से ऊपर डिटरमाइन होता है तो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ये सारा पोर्शन है आपका अनएम्प्लॉयमेंट। क्यों, क्योंकि देखो ये वाली लाइन, ये जो वेज रेट है मिनिमम वेज रेट, जिसको मैं नाम देता हूं डब्ल्यू, डब्ल्यू के नीचे एम, एम का मतलब मिनिमम वेज रेट, ये वाला वेज रेट यहाँ पे काटता है लेबर की डिमांड को, यहाँ पर काटता है लेबर की सप्लाई को। तो सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है,
इस वजह से अनएम्प्लॉयमेंट है। तो अगर वेज रेट कम हो सकती, देखो अगर वेज रेट यहां से घटाकर यहां कर दे तो दोबारा क्या होगा, दोबारा इक्विलिब्रियम आ जाएगा। बट ऐसा करना पॉसिबल नहीं है, वेज रेट को घटाना पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मिनिमम वेज लो है, तो इस वजह से अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है। अब हम बात करते हैं ये जो अपवर्ड एग्रीगेट सप्लाई कर्व है, एग्रीगेट सप्लाई कर्व हॉरिजॉन्टल भी है, इनकी हेल्प से हम लोग कैसे दिखाएंगे कि रिसेशन होता है। तो इसके लिए किन्स ने क्या करा, किन्स ने कहा एक ये एग्रीगेट डिमांड कर्व है, एक ये एग्रीगेट डिमांड कर्व है, दोनों तरह से उन्होंने समझाया। इसको एडी वन मान लेते हैं और इसको E1, इसको Q1, इसको P1। यहां पर भी इसको E1, इसको Q1, इसको P1। अब क्या है, अब किन्स ये कहते हैं कि हम ये मान के चलते हैं जैसा ग्रेट डिप्रेशन में हुआ था, एग्रीगेट डिमांड कम हो गई। एग्रीगेट डिमांड कम होने का इंपैक्ट दोनों डायग्राम पे एक एक करके देखते हैं। मैं थोड़ा इसको रफ कर देता हूं और इस डायग्राम को यहाँ पे थोड़ा बड़ा करके बना देता हूं। ये एग्रीगेट सप्लाई कर्व है, ये एग्रीगेट डिमांड कर्व है, और ये आपका E1 और ये आपका Q1 इक्विलिब्रियम, ये क्वांटिटी, ये आपका प्राइस। ठीक है, अब एग्रीगेट डिमांड घट गई है, एग्रीगेट डिमांड का क्या होगा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा क्योंकि एग्रीगेट डिमांड घट गई है। तो ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया है और ये हो गया है हमारा AD2। अब इक्विलिब्रियम यहाँ की जगह यहाँ पर आ गया है, ये देखिए Q2 स्टार, प्राइस पहले भी ये था अब भी है। तो किन्स ने यही कहा था कि जो प्राइस है ना, प्राइस में रिजिडिटी है, प्राइस चेंज नहीं होगा, क्वांटिटी चेंज होगी। तो अब यहां पे ये वाली बात सबसे इंपॉर्टेंट है, यह है ग्रेट डिप्रेशन का रीजन। ग्रेट डिप्रेशन का रीजन क्या है, ग्रेट डिप्रेशन का रीजन ये है कि अगर इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड घट जाती है, एग्रीगेट डिमांड तो घट गई और जो प्राइस है वो पहले जैसा है, तो पहले जैसा प्राइस है, इसकी वजह से क्वांटिटी क्या हो गई, घट गई। और ये जो क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी किसकी, आउटपुट की। आउटपुट का मतलब क्या होता है, जीडीपी। तो जब कंट्री में जो जीडीपी है, जीडीपी घट गई, तो जीडीपी घटने की वजह से क्या हुआ है, इसी वजह से तो रिसेशन आया है। रिसेशन क्या होता है, रिसेशन का मतलब ये होता है कंट्री में जीडीपी घट रही है और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, पहले डायग्राम में मैंने बता दिया था, जीडीपी घट गई, इस डायग्राम में बता दिया। तो किन्स ने ग्रेट डिप्रेशन का ये कारण एक्सप्लेन कर दिया जो कि क्लासिकल थ्योरी नहीं दे पाई थी। अब इस वाले डायग्राम में समझते हैं, मैं पहले इसको रफ कर देता हूं। ये क्वांटिटी, ये प्राइस, ये एग्रीगेट डिमांड, ये एग्रीगेट सप्लाई, ये आपका E1, ये आपका Q1 स्टार। और इस केस में भी हम लोग मान लेते हैं कि एग्रीगेट डिमांड क्या हो गई है, घट गई है, 2 हो गई, नया इक्विलिब्रियम हमारा ये आ गया E2, और ये, और पहले प्राइस था हमारा P1, अब प्राइस हो गया हमारा P2। तो इस डायग्राम में भी देखोगे तो क्वांटिटी क्या हो गई, कम, बट इस केस में प्राइस भी घट गया, क्योंकि केस ने माना था कि एग्रीगेट सप्लाई कर वर्टिकल हो सकता है, सॉरी वर्टिकल नहीं हो सकता है, अपवर्ड हो सकता है। अगर अपवर्ड होगा तो एग्रीगेट डिमांड के घटने पर प्राइस भी घटेगा और क्वांटिटी भी घटेगी। एक बात ध्यान रखना, जब आपका एग्रीगेट सप्लाई कर हॉरिजॉन्टल था, तो हॉरिजॉन्टल के केस में एग्रीगेट डिमांड कर जब शिफ्ट हुआ था, यानी एग्रीगेट डिमांड जब घटी थी, तो प्राइस नहीं घटा था, प्राइस इक्वल था पहले जितना, सिर्फ क्वांटिटी घट गई थी। इस केस में क्या हुआ है, प्राइस भी घटा है और क्वांटिटी भी घटी है। तो दोनों ही केस में क्वांटिटी घट रही है, यानी रिसेशन दोनों केस में आ रहा है, किसकी वजह से, एग्रीगेट डिमांड की वजह से। तो किन्स को यही प्रूव करना था, एग्रीगेट डिमांड की वजह से क्वांटिटी घट रही है, आउटपुट घट रहा है और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है और कंट्री में रिसेशन आ रहा है। तो ये बात हो गई हमारी किन्स की अप्रोच की। अब एक बार हम क्लासिकल अप्रोच और किन्स अप्रोच से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जिनके बेस पे ये डिफरेंसेस करते हैं, वो आप नोट कर लीजिएगा। वो 3 पॉइंट है, वो ये है,
अब अगर हम मोटे तौर पे कंपेयर करें, वैसे तो मैंने इतनी देर आपको पढ़ाया, आपको पता चल गया होगा क्लासिकल अप्रोच और किन्स की जो अप्रोच है उसमें क्या डिफरेंस है। जो क्लासिकल अप्रोच है उसमें सप्लाई का आपका वर्टिकल होता है, किन्स की अप्रोच में वो हॉरिजॉन्टल हो सकता है और वो अपवर्ड स्लोपिंग हो सकता है। जो हमारी क्लासिकल अप्रोच है उसमें आउटपुट पे कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ता है। वही क्यों नहीं पड़ता, क्योंकि अभी तो आपको मैंने बताया ये वर्टिकल है, और अगर डिमांड कब घट भी जाएगा तो आउटपुट पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, सिर्फ इंपैक्ट पड़ेगा प्राइस पर। और इस अप्रोच के अकॉर्डिंग पूरी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, जबकि क्लासिकल अप्रोच के अकॉर्डिंग रिजिडिटी होती है। तो दो अप्रोच कंप्लीट हो गई। अब हम बात करते हैं अपनी थर्ड अप्रोच की। तो जो हमारी थर्ड अप्रोच है, थर्ड अप्रोच कैसा है, पहले तो आप ये समझो कि थर्ड अप्रोच का जन्म क्यों हुआ। क्योंकि किन्स की थ्योरी सुपीरियर प्रूव हुई क्लासिकल अप्रोच के कंपेयर में। तो क्लासिकल अप्रोच में कुछ कमियां थी, अब उस कमियों को दूर करने के लिए एक न्यू क्लासिकल अप्रोच आई। और न्यू क्लासिकल अप्रोच के जो इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने ये कहा कि हम क्लासिकल एजम्पशंस को मानते हुए भी रिसेशन और फ्लैक्चुएशंस क्यों हो रहे हैं इसको तो जस्टिफाई कर सकते हैं, इसका हम कारण दे सकते हैं। दोबारा समझ लो, न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने क्या कहा, न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने ये कहा कि हम लोग क्लासिकल एजम्पशंस को मानते हुए भी रिसेशन और फ्लैक्चुएशंस के कारण दे सकते हैं। बेसिकली क्लासिकल अप्रोच को ही रीडिफाइन करा न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने। अब जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट है और जो किन्स इकोनॉमिस्ट है, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट चलते हैं। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बात है न्यू क्लासिकल थ्योरी के बारे में। दो ऐसे इकोनॉमिस्ट है जिन्हों को बहुत ज्यादा पढ़ा जाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स में, उनको समझ लेते हैं हम लोग। देखिए, जब हम न्यू क्लासिकल अप्रोच की बात करते हैं तो न्यू क्लासिकल अप्रोच में तीन इकोनॉमिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जॉन हिक्स, पाउल सैमुअल्सन, रॉबर्ट सोलो। अब जॉन हिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है जो हम पढ़ेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है और किसी भी इकोनॉमिक्स के एग्जाम में ये टॉपिक हमेशा आता है। इन्होंने कीन्सियन व्यू को अडॉप्ट कर लिया और कीन्सियन व्यू को अडॉप्ट करके इन्होंने रियल एंड नॉमिनल सिंथेसिस क्रिएट किया। रियल एंड नॉमिनल सिंथेसिस का मतलब होता है रियल मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स और नॉमिनल मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स को कोऑर्डिनेट कर देना। रियल मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स होते हैं आपका आउटपुट, आपका एम्प्लॉयमेंट, और अगर हम बात करते हैं नॉमिनल मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स की तो वो होता है हमारा प्राइस, वो होता है हमारा वेज रेट, वो होता है हमारा मनी सप्लाई। तो जॉन हिक्स ने इन दोनों को क्या करा, मिला दिया, और मिलाने के बाद ISLM अप्रोच बनाई। अब यहाँ पर ISLM अप्रोच में IS क्या है, IS रियल मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स के कंसेप्ट को बताता है और LM क्या करता है, नॉमिनल मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स को बताता है। और ISLM कर्व को जब हम एक साथ मिला देते हैं तो हम रियल मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स और नॉमिनल मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स को एक साथ पढ़ते हैं। आगे डिटेल में इनको पढ़ेंगे, बट आप ये दिमाग में डाल लेना, ये जॉन हिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है। इसके बाद मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो सबसे ज्यादा पढ़ा जाता है काम, वो काम है रॉबर्ट सोलो का। रॉबर्ट सोलो ने एक लॉन्ग रन इकोनॉमिक ग्रोथ का मॉडल दिया था। इस मॉडल में इन्होंने ये बताया कि कोई भी इकोनॉमी लॉन्ग रन तक कैसे इकोनॉमिक ग्रोथ को सस्टेन कर पाएगी। अगर हम चाहते हैं कि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ लॉन्ग रन तक चलती रहे तो उसको कैसे सस्टेन करेंगे, इसको सोलो मॉडल का नाम दिया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफी बड़ा टॉपिक भी है, इसको डिटेल में पढ़ेंगे। अगर हम इसको अच्छे से पढ़ें तो कम से कम एक घंटे की 10 क्लासेस चाहिए। और एक और बात कि अगर कोई इस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ना चाहता है, सोलो मॉडल को, तो कौन सी बुक, चलिए बाद में ही डिस्कस करेंगे जब ये पढ़ाएंगे कौन सी बुक आपको पढ़नी है, कौन सी बुक नहीं पढ़नी है। बट अगर मैक्रो इकोनॉमिक्स आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयार करते हो या फिर किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए तैयार करते हो तो मैं आपको दो नाम बताऊंगा।
और 2 बुक सजेस्ट करूंगा, वो बुक आप अच्छे से पढ़ लेना, काफी हेल्प मिलेगी आपको। पहली जो बुक है वो है प्रिंसिपल ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, और इसके जो राइटर हैं वो है निकोलस गॉर्डमैनक्यू। और जो दूसरी बुक है हमारी वो है जॉन बुशफिशर। ये दोनों बुक बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में रेफर करी जाती है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी इसको इकोनॉमिक्स ऑनर्स में रेफर करा जाता है। अब देखिए क्या हुआ, पहले क्लासिकल अप्रोच आई, उसके बाद उसके बाद किन्स की अप्रोच आई, उसके बाद न्यू क्लासिकल अप्रोच आई। तो किन्स के बाद न्यू क्लासिकल अप्रोच आ गई है ना। जैसे किन्स के बाद न्यू क्लासिकल अप्रोच आई, तो फिर जो किन्स को सपोर्ट करने वाले लोग थे वो कहाँ चुप बैठने वाले थे, उन्होंने भी फिर एक नई अप्रोच दे दी। उस नई अप्रोच को नाम दिया गया न्यू किन्सियन अप्रोच। अब न्यू किन्सियन अप्रोच की अगर हम बात करते हैं तो इसमें सबसे बड़ा जो रोल है जो हमें पढ़ना है वो है निकोलस जॉर्ज मैनक्यू, जिसकी बुक का भी मैंने भी आपको नाम दिया है। इन्होंने कंसेप्ट दिया मेन्यू कोस्ट का। मेन्यू कोस्ट का जो टॉपिक है वो डिटेल में तभी पढ़ेंगे, अभी मैं बताऊंगा तो ऐसे समझ में भी नहीं आएगा, क्योंकि किसी भी टॉपिक के लिए आपको पता है बेस की जरूरत होती है। ऐसे किसी भी टॉपिक में छोटी छोटी बातें को एक्सप्लेन करना, उनका पूरा मॉडल बताना आसान नहीं होता है, और इस तरह से पढ़ाई हो भी नहीं पाती है। तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, न्यू कीनसियन इकोनॉमिक्स में मैनक्यू एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, और इनका जो मेन कंसेप्ट था वो था मेन्यू कोस्ट। मैनक्यू अमेरिकन इकोनॉमिस्ट हैं, इन्होंने अमेरिकन गवर्नमेंट के साथ काम भी किया है। तो बस आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, कंटिन्यू करेंगे इसी टॉपिक को। टिल देन गुड बाय।